हेलो गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 36 डेट इज सबॉर्डिनेट कोर्ट। सो स्टार्ट करते हैं कि जो स्टेट जुडिशरी है वो कंसिस्ट ऑफ हाई कोर्ट और हायरार्की ऑफ सबॉर्डिनेट कोर्ट, जिसे हम लोअर कोर्ट्स भी बोलते हैं। ये सबॉर्डिनेट कोर्ट है, ऑल्सो सो कॉल्ड बिकॉज ऑफ देयर सबॉर्डिनेशन टू द स्टेट हाई कोर्ट, और ये फंक्शंस करते हैं बिलो और अंडर द हाई कोर्ट एट डिस्ट्रिक्ट और लोअर लेवल पे। अब इनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं वो देख लेते हैं कि आर्टिकल 233 से लेके 237 तक इन पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक द प्रोविजंस टू रेगुलेट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सबॉर्डिनेट कोर्ट्स एंड टू इंश्योर देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। जो अपॉइंटमेंट है डिस्ट्रिक्ट जज का, तो जो अपॉइंटमेंट है, पोस्टिंग है, प्रमोशन है डिस्ट्रिक्ट जज की इन स्टेट, वो की जाती है गवर्नर के द्वारा ऑफ द स्टेट। किससे कंसल्ट करके? विद द कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट। तो याद रखें गवर्नर की हाई कोर्ट के जो कंसल्ट करके जो डिस्ट्रिक्ट का जितना भी अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, प्रमोशन होता है डिस्ट्रिक्ट जज का, तो वो करता है। और अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ डिस्ट्रिक्ट जज, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? और वो पहली है कि ही शुड नॉट ऑलरेडी बी इन अ सर्विस, ही भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, और कोई भी एडवोकेट या प्लेटर होना चाहिए फॉर 7 ईयर्स, और उसे हाई कोर्ट द्वारा रिकमेंड किया जाना चाहिए फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जज। अब सेकंड है अपॉइंटमेंट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जजेस, जो अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस टू द जुडिशियल सर्विस ऑफ अ स्टेट मेड, वो भी गवर्नर द्वारा ही किया जाता है उस स्टेट के। लेकिन किससे कंसल्ट करता है उस बार? वो करता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो हमारी SPSC है, एंड द हाई कोर्ट, दोनों से। अब सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर जो कंट्रोल है वो देख लेते हैं कि कोर्ट और जो कंट्रोल ओवर द सबॉर्डिनेट कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इंक्लूडिंग पोस्टिंग, प्रमोशन और लीव ऑफ अ पर्सन जो बिलोंग करता है किसी भी जुडिशियल सर्विस से स्टेट की, और होल्ड एनी पोस्ट इन्फीरियर टू द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, वो वेस्टेड है हाई कोर्ट में। तो जो भी कंट्रोल है ये हाई कोर्ट के अंडर में है, जितना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का और सबॉर्डिनेट्स कोर्ट्स का है, चाहे वो प्रमोशन के मामले में हो, पोस्टिंग हो या लीव ऑफ अ पर्सन हो जो जुडिशियल सर्विस ऑफ अ स्टेट से बिलोंग करता है। अब इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं 2 वर्ड्स के। पहला है एक्सप्रेशन डिस्ट्रिक्ट जज, इसमें इंक्लूड है जज ऑफ अ सिटी सिविल कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जॉइंट, और एक इम्पोर्टेंट है असिस्टेंट जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है तो बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। और चीफ जज ऑफ अ स्मॉल कोज कोर्ट, चीफ प्रेसिडेंसी जो मजिस्ट्रेट होते हैं, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन जज होते हैं, एडिशनल सेशन जज होता है, और असिस्टेंट सेशन जज होता है। ये दोनों ही अभी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे आगे कि सिविल कोर्ट ये जो जज होते हैं और ये सेशन कोर्ट वाले। सेकेंड एक्सप्रेशन इसमें है जुडिशियल सर्विस, उसका मतलब होता है एक सर्विस कंसिस्टिंग एक्सक्लूसिव ऑफ अ पर्सन इंटेंडेड जो फिल करना चाहते हैं पोस्ट डिस्ट्रिक्ट जज की, और अदर सिविल जो जुडिशियल पोस्ट है इन्फीरियर टू द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। फिफ्थ इज एप्लीकेशन ऑफ अब प्रोविजन टू सर्टेन मजिस्ट्रेट, कि गवर्नर में डायरेक्ट एक्ट कि अब मेंशन प्रोविजन रिलेटिंग टू द पर्सन इन द स्टेट जुडिशियल सर्विस वुड अप्लाई टू एनी क्लास और क्लास ऑफ मजिस्ट्रेट इन द स्टेट। अब नेक्स्ट है जो स्ट्रक्चर जुडिक्शन, वो देख लेते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जुडिक्शन और जो नोमेनक्लेचर है सबॉर्डिनेट जुडिशरी का आर लेट डाउन बाय द स्टेट, और डिफर करती हैं स्टेट टू स्टेट स्लाइटली। ब्रॉडली स्पीकिंग 3 टायर ऑफ सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स होती हैं बिलो द हाई कोर्ट्स, और ये इस डायग्राम में शो की गई है कि पहले है हमारे पास हाई कोर्ट, उसके नीचे होते हैं इधर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन जज कोर्ट होती है, एक साइड पे सिविल कोर्ट होती है, इधर क्रिमिनल साइड आती है हमारी, और क्रिमिनल साइड में सिविल जो होता है इधर साइड में, और तो क्रिमिनल साइड में होते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, और जो सिविल साइड होती है उसमें सबॉर्डिनेट जज कोर्ट होता है, और इसके नीचे मुंसिफ कोर्ट चलती है, और इसके नीचे जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट चलती है। अब इनमें देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंस होता है आगे, कि जो जज होता है वो हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होती है एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और उसके पास होता है एक ओरिजिनल और एपिलेट जुडिक्शन दोनों ही केसेस में, सिविल एज वेल एज क्रिमिनल। वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके पास दोनों ही मैटर्स में होता है ओरिजिनल और एपिलेट जुडिक्शन। दूसरे शब्दों में कहें कि जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है वो सेशन जज भी होता है। अगर जब वो सिविल केसेस से डील करता है तो वो डिस्ट्रिक्ट जज होता है, और जब वो क्रिमिनल केसेस को हियर करता है तो वो सेशन जज होता है। तो ध्यान रखेंगे कि जब भी वो सिविल केसेस को डील करता है तो उसको डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं, और जब क्रिमिनल केसेस को डील करता है तो उसे सेशन जज बोलते हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है वो एक्सरसाइज करता है बोथ जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, और वो सुपरवाइजरी पावर भी होती है उसके ऊपर, सभी जजमेंट जो लाई करते हैं टू द हाई कोर्ट। और जो सेशन जज होता है हैज़ द पावर टू इम्पोज किसी भी सेंटेंस इंक्लूडिंग इम्प्रीजमेंट भी,
और कैपिटल पनिशमेंट भी, कैपिटल पनिशमेंट इंक्लूडिंग बोलते हैं उसको, जो डेथ सेंटेंस होती है। हाउएवर जो कैपिटल पनिशमेंट होती है जो उसके द्वारा दी जाती है वो सब्जेक्ट टू कि उसे कंफर्म किया जाएगा हाई कोर्ट के द्वारा, अगर वो अपील की जाए या ना की जाए, वेदर देयर इज एन अपील और नोट। यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और बिलो द डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट, जो मुँह पर अभी चार्ट में देखा, स्टैंड द कोर्ट ऑफ सबॉर्डिनेट जजेस सिविल साइड पे, और कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑन द क्रिमिनल साइड। एक बार डायग्राम तो आपको दोबारा दिखा देते हैं कि हमने भी देखा कि ये डिस्कस कर लिया हमने। अब जो सिविल साइड है उसमें सबॉर्डिनेट जज कोर्ट होती है, ऐसे याद रख सकते हैं आप। और जो क्रिमिनल साइड होती है वहाँ पे सीजे होता है, तो ऐसे याद रखेंगे AS। अब नीचे देखते हैं कि जो सबॉर्डिनेट जज है वो एक्सप्रेस करता है अनलिमिटेड पिक्यूनरी जुडिक्शन ओवर सिविल सूट्स। और जो सिविल जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है जो क्रिमिनल साइड में हमने देखा, वो डिसाइड करता है क्रिमिनल केसेस विच आर पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट अप टू 7 ईयर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ये 7 ईयर्स तक के जो इम्प्रिजमेंट होते हैं उन्हें ही देखता है। और लोवेस्ट लेवल पे सिविल साइड में हमने देखे मुंसिफ, कोर्ट ऑफ मुंसिफ, और क्रिमिनल साइड में हम देख चुके हैं कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो जो मुंसिफ है वो लिमिटेड जुडिक्शन होता है उनका, और डिसाइड करते हैं सिविल केसेस ऑफ स्मॉल पेक्यूनरी स्टेक। और पेक्यूनरी स्टेट होते हैं जिसमें मनी का भी मैटर चलता है। और जो जुडिशरी मजिस्ट्रेट होते हैं जो ट्राइज क्रिमिनल केसेस विच आर पनिशेबल विद एन इम्प्रिजमेंट अप टू 3 ईयर। तो हमने ऊपर इसके पढ़ा वो 7 ईयर्स तक का। अब इसके जो नीचे वाला हायरार्की में लेवल है वो 3 साल तक का देखता है। और सब ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में दे आर सिटी सिविल एंड कोर्ट्स, जो चीफ जस्टिस होते हैं ऑन द सिविल साइड एंड द कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ऑन द क्रिमिनल साइड। और जो सम स्टेट में क्या होता है, और प्रेसिडेंसी टाउन में हैज़ एस्टैब्लिश्ड स्मॉल कोजेस कोर्ट। ये जो कोर्ट होती हैं डिसाइड करती हैं सिविल केसेस को स्मॉल वैल्यू, और इनका डिसीजन फाइनल होता है। बट जो हाई कोर्ट है पावर की वो रिवाइज कर सकती है इनका जुडिक्शन। और इस सम स्टेट्स के अंदर पंचायत कोर्ट ट्राई पेटी सिविल और क्रिमिनल केसेस, और दे आर वेरियसली नोन न्याय पंचायत, ग्राम कुटचरी अदालत, अदालती पंचायत और पंचायत अदालत एंड सो ऑन। अब आर्टिकल्स दिए हुए हैं तो 233 अपॉइंटमेंट डिस्ट्रिक्ट जजेस का, 233A की वैलिडेशन ऑफ एन अपॉइंटमेंट और जजमेंट एक्सेट्रा जो डिलीवर किया गया है किसी डिस्ट्रिक्ट जज ने, 234 रिक्रूटमेंट पर्सन की अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज जुडिशियल सर्विस में, जो आपको बताया था कि गवर्नर ही करते हैं बट आफ्टर कंसल्टेशन विद SPSC एंड कंसर्न हाई कोर्ट। और ये कंट्रोल ओवर सबॉर्डिनेट कोर्ट 300, ये 235 के 236 इज इंटरप्रिटेशन, जो हमने देखे 2 वर्ड्स की, जुडिशियल सर्विसेज वाला और डिस्ट्रिक्ट जजेस। और 237 की एप्लीकेशन ऑफ प्रोविज़न इस चैप्टर का सर्टेन क्लासेस के और क्लास ऑफ मजिस्ट्रेट में। अब नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है फ्री लीगल एड टू ऑल द पुअर्स एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो हमारा ये DPSP का प्रोविज़न है। अगर आपने देखी है तो ऊपर आप आई बटन से हमारे DPSP की वीडियो देख सकते हैं। और आर्टिकल 14 और 22(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये ऑब्लिगेटरी करता है स्टेट के लिए कि ये इंश्योर करे EBL दैट इज़ इक्वलिटी बिफोर द लॉ, और लीगल सिस्टम जो प्रमोट करे जस्टिस ऑन द बेसिस इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। और इन द ईयर 1987 जो एक लीगल सर्विस अथॉरिटी है वो इनेक्ट की गई पार्लियामेंट के द्वारा, जो फोर्स में आई 9 नवंबर 1995 में, टू एस्टेब्लिश नेशनल वाइड यूनिफॉर्म नेटवर्क, जिससे कि फ्री और कॉम्पिटेंट एक लीगल सर्विस वीकर सेक्शन को प्रोवाइड की जा सके सोसाइटी के ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके जिससे। और जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है जिसे नालसा भी बोलते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूट की गई अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। और 1987 के अंदर टू मॉनिटर एंड एवेल्युएट इम्प्लीमेंटेशन लीगल जो एड प्रोग्राम है एंड टू लेट डाउन पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल फॉर मेकिंग लीगल सर्विसेज अवेलेबल अंडर द एक्ट। और हर स्टेट के अंदर इन एवरी स्टेट स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी इन एवरी हाई कोर्ट लीगल सर्विस जो कमेटीज़ होती हैं वो कॉन्स्टिट्यूट की जाती हैं। और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ तालुक लीगल सर्विसेज कमेटी वो कॉन्स्टिट्यूट की जाएंगी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और मोस्ट ऑफ द तालुक्स टू गिव इफेक्ट टू द पॉलिसीज और डायरेक्शन जो नासा के द्वारा दिए गए, और प्रोवाइड करेंगे लीगल सर्विस लोगों को, कंडक्ट करेंगे लोक अदालत टू द स्टेट इन द स्टेट्स
और जो सुप्रीम कोर्ट की इधर साइड में देख रहे हैं तो कि सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू एडमिनिस्टर और इम्प्लीमेंट जो लीगल सर्विस प्रोग्राम है इन सो फार एज इट रिलेट टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और जो नालसा है लेट डाउन पॉलिसीज प्रिंसिपल एंड गाइडलाइंस एंड फ्रेम्स इफेक्टिव एंड इकोनॉमिक स्कीम फॉर द स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जिस टू इम्प्लीमेंट कर सके लीगल सर्विस प्रोग्राम्स थ्रू आउट द कंट्री। प्राइमरीली जो स्टेट लीगल अथॉरिटी है और जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है और तालुक लीगल सर्विस कमेटीज़ और एक्सट्रैक्टर हैं हैज़ बीन आस्क्ड टू डिस्चार्ज द फॉलोइंग मेन फंक्शन रेगुलर बेसिस पे। तो ये मेन फंक्शन उन्हें डिस्चार्ज करने हैं कौन कौन से कि प्रोवाइड करें फ्री और कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस एलिजिबल पर्सन को, ऑर्गेनाइज करें लोक अदालत फॉर एमिकेबल सेटलमेंट डिस्प्यूट्स का, ऑर्गेनाइज करें लीगल अवेयरनेस कैंपेन रूरल एरियाज़ के अंदर। और फ्री लीगल सर्विस में कौन कौन इंक्लूड है मतलब क्या क्या चीज़ें हैं कि पेमेंट कोर्ट का फीस का, प्रोसेसिंग फीस का और अदर चार्जेस जो लीगल प्रोसीडिंग के रिगार्डिंग पे किया जाते थे, और प्रोवाइड कर रही है सर्विस लॉयर्स की इन लीगल प्रोसीडिंग उसमें भी ये भी फ्री है। ऑब्टेनिंग और सप्लाई ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज ऑर्डर की और कोई भी डॉक्यूमेंट इन लीगल प्रोसीडिंग। डीज प्रिपरेशन ऑफ अपील पेपर बुक इंक्लूडिंग प्रिंटर एंड ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इन लीगल प्रोसीडिंग। और कौन कौन इंक्लूड है इसमें तो इसमें वुमेन और चिल्ड्रन, मेंबर और SC और ST का, इंडस्ट्रियल वर्कमैन, विक्टिम हो किसी मास डिजास्टर का। और फिफ्थ है इसमें डिजेबल पर्सन कोई भी, वो पर्सन इन कस्टडी। सेवेंथ है पर्सन जिसकी एनुअल इनकम 1 लाख से एक्सीड ना करी हो। और द सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी ने जो लिमिट है कि वो करी है 1,25,000। और लास्ट है इसमें जो विक्टिम हो ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स और बेगर। तो आप ये जब रिवाइज करेंगे रेपिटेटिव तो आपको ये ध्यान में रहेगा कि आप अभी एट द प्रेजेंट आप 3 देख सकते हैं कि वुमेन एंड चिल्ड्रन की मेंबर SC और ST के लिए, और एक सबसे इम्पोर्टेंट डिजेबल्ड पर्सन जो आपको याद रहना चाहिए। और हम लीगल सर्विस किसके लिए भी दे सकते हैं जो पर्सन कस्टडी में है, तो ये भी आपको इजीली ध्यान रहेगा। अब लोक अदालत देख लेते हैं कि लोक अदालत एक फोरम है जहाँ पे केसेस और डिस्प्यूट्स विच आर पेंडिंग इन द कोर्ट और जो एक लिटिगेशन स्टेट में होते हैं कि जो कोर्ट के सामने अभी नहीं ले गए उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, सेटलमेंट किया जाता है इन एमिकेबल मैनर। और जिसका मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया है जो मीनिंग है इंस्टीट्यूशन ऑफ लोक अदालत इन द फॉलोइंग वेज। लोक अदालत एक ओल्ड फॉर्म ऑफ एजुकेटिंग सिस्टम है डिसीजन देने का, प्रिवेलिंग इन द एंशिएंट इंडिया एंड इज वैलिडिटी हैज़ नॉट बीन टेकन अवे इवन इन द मॉडर्न डे टूल्स। और जो वर्ड है लोक अदालत उसका मतलब है लोगों की कोर्ट, पीपल्स कोर्ट। दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन गार्जियन प्रिंसिपल, वेरी इंपॉर्टेंट किस प्रिंसिपल पे बेस है। और इट इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ADR दैट इज ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम, जो हमारे करंट का भी टॉपिक था ये। एज द जो इंडियन कोर्ट्स है वो ओवरबर्डन हो रही है ऑफ द बैकलॉग ऑफ केसेस, और रेगुलर कोर्ट्स आर टू डिसाइड द कोर्स जो केसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं वो लेंदी हैं, एक्सपेंसिव है। और जो कोर्ट टेक्स ईयर ऑल दो टुगेदर टू सेटल इवन PT केसेस। जो लोक अदालत है देयरफॉर एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट प्रोवाइड करती है फॉर डिवाइस फॉर एक्सपीडियस और इनएक्सपेंसिव जस्टिस। इन लोक अदालत प्रोसीडिंग में देयर आर नो विक्टर्स और वेन्क्यूनाइज। अब जो एक्सपेरिमेंट है लोक अदालत का एक ऑफ एन ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट वो इंडिया के अंदर एक्सेप्ट किया गया एज अ विएबल, इकोनॉमिक और एफिशिएंट और इनफॉर्मल वन। लोक अदालत इज एन अनदर ऑल्टरनेटिव इन जुडिशियल जस्टिस। दिस रेसेंट स्ट्रेटजी फॉर डिलीवरिंग इनफॉर्मल, चीप और एक्सपीडियस जस्टिस टू अ कॉमन मैन बाय वे ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट जो पेंडिंग पड़े हैं कोर्ट के सामने, और ऑल्सो दोज जो अभी तक कोर्ट की रीच में आए भी नहीं हैं। कैसे भाई नेगोशिएशन करके कॉन्सिलेशन और अडॉप्टिंग परसुएशन कि भाई म्यूचुअल लोगों के आपसी बातचीत से सेटल करना डिस्प्यूट। अप्रोच टू द प्रॉब्लम ऑफ डिस्प्यूट विद द असिस्टेंस ऑफ अ स्पेशली ट्रेंड और एक्सपीरियंस मेंबर जो होते हैं इसके कॉन्सिलेटर्स के। स्टैट्यूटरी स्टेटस देख लेते हैं कि जो फर्स्ट लोक अदालत कैंपेन है वाज ऑर्गेनाइज इन गुजरात इन 1982। तो आप 1983 की इंपॉर्टेंट डेट आप सब जानते हैं हमारी, वो याद रख सकते हैं, उससे 1 साल पहले ही है। अब 1984 का भी आगे देखेंगे तो एक बेस बना के उसको याद रखेंगे। और इस इनिशिएटिव प्रूव वेरी सक्सेसफुल इन सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। कॉन्जिक्यूटिव जो इंस्टीट्यूट है लोक अदालत का स्टार्ट स्प्रेडिंग जो और भी पार्ट्स हैं कंट्री के। और एट द टाइम दिस इंस्टीट्यूशन जो फंक्शन कर रहा था एज अ वॉलंटरी और काउंसिलेटरिंग एजेंसी बिना ही किसी स्टेटरी बैकिंग के लिए फॉर इस डिसीजन। इन अ व्यू ऑफ ग्रोइंग पॉपुलैरिटी दे रोज अ डिमांड कि इसको स्टेटरी बैकिंग देनी चाहिए। और जो अवार्ड्स दिया जाता है, जो भी डिसीजन लोक अदालत के द्वारा दिया जाता है, हैंस जो इंस्टीट्यूशन है लोक अदालत का उसको स्टेटरी स्टेटस दे दिया गया अंडर द
लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। अब देख लेते हैं कि जो एक्ट के प्रोविजंस क्या हैं रिलेटिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनिंग लोक अदालत का, कि जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी और द हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी और द तालुक लीगल सर्विस कमेटी ऑर्गेनाइज करेगी लोक अदालत एट सच इंटरवल और प्लेसेस एंड फॉर एक्सरसाइजिंग सच जुडिक्शन और सच एरियाज जहाँ उन्हें सही लगे। और सभी लोक अदालत ऑर्गेनाइज करेंगे एक और एरिया, एवरी लोक अदालत ऑर्गेनाइज फॉर एन एरिया जो कंसिस्ट होंगी मेंबर ऑफ सर्विंग और रिटायर्ड जुडिशियल सर्विसेज के कोई भी पर्सन और अदर पर्सन ऑफ एरिया एज में भी जो स्पेसिफाइड किया जाएगा एजेंसी के द्वारा जो ऑर्गेनाइज करेगी ऐसी लोक अदालत बाय द एजेंसी ऑर्गेनाइजिंग सच लोक अदालत। जनरली जो लोक अदालत होती है वो कंसिस्ट ऑफ जुडिशियल ऑफिसर एज अ चेयरमैन और एक लॉयर होता है जो एडवोकेट एंड अ सोशल वर्कर एज अ मेंबर। जो लोक अदालत है उसका जुडिक्शन होता है टू डिटरमाइन करे और अराइव करे कॉम्प्रोमाइज़ पे सेटलमेंट पे दो पार्टीज़ के बीच में इन रिस्पेक्ट ऑफ कोई भी केस अगर कोर्ट के सामने पेंडिंग पड़ा हो। दूसरा एनी मैटर विच इज़ फॉलिंग विद इन द जुडिक्शन ऑफ कोर्ट, बट वो अभी उसके सामने नहीं आया है कोर्ट के लेकिन उसके जुडिक्शन में फॉल करता है। थस जो लोक अदालत है कैन डील विद नॉट ओनली द केसेस पेंडिंग बिफोर द कोर्ट बट ऑल्सो द डिस्प्यूट एट प्री लिटिगेशन स्टेज, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको कि जो कोर्ट के सामने अभी तक नहीं रखे गए हैं उसके जुडिक्शन में आते हैं। और जो वेरियस मैटर्स हैं सच एज मैट्रिमोनियल, फैमिली डिस्प्यूट और क्रिमिनल कंपाउंडेबल जो ऑफेंसिस केसेस होते हैं, लैंड इंक्विजिशन केसेस, एक्सेट्रा, बैंक रिकवरी केसेस हो गया और इलेक्ट्रिसिटी डिस्प्यूट हो गया और हाउस टैक्स डिस्प्यूट, सेलर डिस्प्यूट, ये सब लोक अदालत द्वारा डिसाइड किए जाते हैं और बीइंग टेकन अप इन द लोक अदालत। बट लोक अदालत शैल हैव नो जुरिडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी केस और मैटर जो किसी भी लॉ के अंदर कंपाउंडेबल नहीं है, जिसमें किसी भी लॉ के तहत पनिशमेंट या जजमेंट नहीं दिया हुआ तो वो लोक अदालत के अंदर नहीं आता। इन अदर वर्ड ऑफेंसेस विच आर नॉट कंपाउंडेबल अंडर एनी लॉ फॉल आउटसाइड द परव्यू ऑफ लोक अदालत। तो होप आपको यहाँ तक पूरा ही क्लियर हो गया होगा। अब फोर्थ देखते हैं कि कोई भी केस जो कोर्ट के सामने पेंडिंग पड़ा हो वो रेफर किया जा सकता है लोक अदालत को सेटलमेंट के लिए, लेकिन कब? इफ़ जो पार्टीज देयर ऑफ वो एग्री हैं कि टू सेटल द डिस्प्यूट इन द लोक अदालत, कि उन्हें लोक अदालत में ही अपना डिस्प्यूट सेटल करना है। एनी केस पेंडिंग बिफोर द कोर्ट उसे लोक अदालत में तब भेजा जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट में दिया है कि जो अगर जो पार्टीज़ हैं वो एग्री कर जाएं कि वो अपना लोक अदालत के अंदर अपना जो डिस्प्यूट है उसे सेटल करना चाहते हैं। सेकंड, वन ऑफ द पार्टीज देयर ऑफ एप्लीकेशन कर दे कोर्ट में रेफरिंग द केस टू द लोक अदालत, कि उनमें से पार्टी कोर्ट में अपील कर दे कि वो अपना जो केस है लोक अदालत के अंदर लेना चाहती है। और नोट एंड, जो कोर्ट इज सेटिस्फाई है कि जो मैटर है इज़ एन अप्रोप्रिएट वन टू बी टेकन कॉग्निज ऑफ बाय द लोक अदालत, की कोर्ट को सही लगे कि ये मैटर लोक अदालत द्वारा लिया जाना चाहिए। और इन द केस ऑफ प्री लिटिगेशन डिस्प्यूट जो मैटर है कैन बी रेफर टू द लोक अदालत फॉर सेटलमेंट बाय एन एजेंसी जो ऑर्गेनाइज करेगी लोक अदालत ऑन रिसीट ऑफ एन एप्लीकेशन फ्रॉम वन ऑफ द पार्टी जो डिस्प्यूट के अंदर हैं। और तो इसमें बोला है कि जो केस है प्री लिटिगेशन डिस्प्यूट के अंदर जो मैटर है वो लोक अदालत को रिफ़र किया जा सकता है सेटलमेंट के लिए उस एजेंसी के द्वारा जो लोक अदालत को ऑर्गेनाइज कर रही है। किसी भी जो एप्लीकेशन अगर वो रिसीव कर ले उनमें से जो भी डिस्प्यूट पर पार्टी में से एक है पार्टी वो एप्लीकेशन दे देगा। फिफ्थ है कि जो लोक अदालत है शेल हैव द सेम पावर जो वेस्टेड इन सिविल कोर्ट बाय द कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 की वाइल ट्राइंग अ सूट इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर। पहला जो समनिंग और एनफोर्सिंग किसी भी अटेंडेंस विटनेस की और उससे एग्जामिनिंग करना, किसी भी जो डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करवाना और रिसेप्शन ऑफ एविडेंस ऑन एफिडेविट और रिक्विजिशन एनी पब्लिक रिकॉर्ड का और डॉक्यूमेंट का फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस, और कोई भी मैटर जो उसके उसको प्रिस्क्राइब किया जाएगा सच अदर मैटर एज मे बी प्रिस्क्राइब। फर्दर एक लोक अदालत होती है शेल हैव द रिक्वेस्ट पावर टू स्पेसिफाई इट्स ओन प्रोसीजर फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कोई भी डिस्प्यूट कमिंग बिफोर इट। ऑल्सो जो प्रोसीडिंग बिफोर लोक अदालत शेल डीम टू हैव इट कंसिडर टू हैव, उसकी जो जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है जो IPC उसके मीनिंग के अंदर। और एवरी लोक अदालत शेल बी कंसिडर टू बी अ सिविल कोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1973 का। तो इसमें बेसिकली ये है कि जो लोक अदालत है वो अपना प्रोसीजर खुद रेगुलेट कर सकती है, उसके पास नहीं पावर है फॉर द डिटर्मिनेशन किसी भी डिस्प्यूट्स का जो उसके सामने रखा जाए। और जो सभी प्रोसीडिंग होती हैं लोक अदालत के सामने उन्हें जुडिशियल प्रोसीडिंग कंसिडर किया जाता है अंडर द IPC
जो 1860 की हैं, और इन्हें सिविल कोड जो होता है उसे कंसिडर किया जाता है लोक अदालत को फॉर द पर्पज़ ऑफ द जो कोड है हमारा सिविल प्रोसीजर। तो ये भी आपको क्लियर हो गया है। और सिक्स है कि एक जो भी अवार्ड है लोक अदालत का वो कंसिडर किया जाता है ऑफ एन डिग्री ऑफ एन सिविल कोड ऑन ऑर्डर ऑफ एनी अदर कोड, एंड एवरी अवार्ड जो लोक अदालत देती है वो फाइनल होता है और बाइंडिंग होता है, वेरी इंपॉर्टेंट ऑन ऑल द पार्टीज जो डिस्प्यूट में होती हैं। और कोई भी अपील नहीं है कि वो लाई टू एनी कोड अगेंस्ट द जजमेंट और अवार्ड ऑफ अ लोक अदालत। तो जो डिग्री होती है और जजमेंट में डिफरेंस देख लेते हैं कि डिग्री जो होती है वो समरी होती है किसी भी जजमेंट की। तो जजमेंट इज कि जो जज द्वारा बड़े ही प्रोसेस के द्वारा दिया गया, लेकिन जब हम पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं तो उसकी एक समरी बनाते हैं कि जो उसमें से की पॉइंट्स हैं। तो डिग्री इज़ द समरी और जजमेंट अपना पूरा ही जो डिक्लेरेशन है। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, वेरी सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। लास्ट पॉइंट में ये दिया है कि जो अवार्ड जो लोक अदालत दिया जाता है वो एज अ डिग्री होता है, कंसिडर किया जाता है सिविल कोर्ट की वो कोई भी और ऑर्डर बाय ऑफ एनी अदर कोर्ट। और जो लोक अदालत द्वारा दिया जाता है जो अवार्ड होता है उससे फाइनल होता है और बाइंडिंग होता है सभी पार्टी में जो डिस्प्यूट के अंदर है, और नो अपील शेल लाई टू एनी कोर्ट अगेंस्ट द अवार्ड ऑफ द लोक अदालत। वेरी इंपॉर्टेंट है। बेनिफिट्स देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट कि द बेनिफिट अंडर द लोक अदालत आर एज फॉलोज। कि फर्स्ट है कि देर इज़ नो कोर्ट फी, एंड इफ़ कोर्ट फी इज़ ऑलरेडी जो दे दी गई है तो वो रिफंड की जाती है, लेकिन कब, जब डिस्प्यूट सेटल किया हो चुका हो लोक अदालत में। और जो बेसिक फीचर है लोक अदालत का आर द प्रोसीजर, जो फ्लेक्सिबिलिटी है और स्पीडी ट्रायल है डिस्प्यूट्स की, और देर इज़ अ नो स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन प्रोसीजर लॉज की लाइक CPC और एविडेंस एक्ट वाइल एक्सेसिंग जो क्लेम है लोक अदालत के। जो पार्टीज है डिस्प्यूट में वो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकती हैं जज के थ्रू, जज के साथ थ्रू देयर काउंसिल विच इज़ नॉट पॉसिबल जो रेगुलर कोर्ट में। फोर्थ है जो अवार्ड दिया जाता है लोक अदालत के द्वारा वो बाइंडिंग होता है सभी पार्टीज़ के अंदर। उसका स्टेटस दिया है डिग्री का सिविल कोर्ट की, एंड इज़ नॉन अपीलेबल विच डज नॉट कॉज द डिले इन द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फोर्थ जो ऑलरेडी आपको ऊपर समझा दिया गया है। और अब डिग्री और जजमेंट में जरूर डिफरेंस ध्यान रखिएगा। एंड इन व्यू ऑफ अबर फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड की गई हैं एक्ट के द्वारा, लोक अदालत आर बोर्न टू द लिटिगेटिंग पब्लिक एज दे कैन गेट देयर डिस्प्यूट सेटल फास्ट और फ्री ऑफ कॉस्ट। जो लॉ कमीशन है इंडिया की उसने समराइज़ किया है एडवांटेज जो ADR के जो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के इन द फॉलोइंग वे कि ये लेस एक्सपेंसिव होते हैं, लेस टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, फ्री होते हैं फ्रॉम टेक्निकलिटीज़ इन रिलेशन टू द कंडक्टिंग केसेस इन लो कोर्ट। फोर्थ है कि जो पार्टीज आर फ्री टू डिस्कस देयर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन विदाउट एनी फियर ऑफ डिस्क्लोजर बिफोर एनी लॉ कोर्ट। और फिफ्थ है कि पार्टीज हैव द फीलिंग दैट देयर इज नो लूजिंग और विनिंग साइड बिटवीन देम, बट एट द सेम टाइम कि जो ग्रीवेंसेस जो उनके दुख हैं वो एड्रेस किए जा रहे हैं, उनकी रिलेशनशिप भी स्ट्रॉन्ग की जा रही है। तो आपको ये पूरा ही रट जाना चाहिए बिकॉज एब्सोल्युटली सिंपल और आपको क्लियर कर दिया गया है। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई यू विद इन 24 आवर ऑफ योर एनी डाउट। फर्स्ट है परमानेंट लोक अदालत। तो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है जो 1987 का वो अमेंड किया गया इन 2002 टू प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ परमानेंट लोक अदालत टू डील विद द केसेस पर्टेनिंग टू द पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। तो जो लीगल सर्विस अथॉरिटी का एक्ट हमने पढ़ा था 1987 में वो अमेंड किया गया 2002 के अंदर, जिसने परमानेंट लोक अदालत का एस्टेब्लिशमेंट प्रोवाइड किया टू डील करे जो केसेस पर्टेनिंग टू द जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। और रीज़न क्या है इसका एस्टेब्लिश करने का परमानेंट लोक अदालत कि एक लीगल जो सर्विस अथॉरिटी एक्ट है वो इनेक्ट किया गया है टू कॉन्स्टिट्यूट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ फॉर प्रोवाइडिंग फ्री और कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस वीकर सेक्शन सोसाइटी को उनको टू इंश्योर कर सके जो अपॉर्चुनिटी है सिक्योरिंग जस्टिस वो किसी भी जो इकोनॉमिक बेसिस और डिसेबिलिटीज़ के बेसिस पे नहीं, बट इट्स अप्लाई टू ऑल। एंड टू ऑर्गेनाइज लोक अदालत टू इंश्योर डैट जो ऑपरेशन है लीगल सिस्टम प्रमोट करता है जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। सेकेंड जो सिस्टम है लोक अदालत का वो इनोवेटिव मैकेनिज्म है फॉर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो इफेक्टिव प्रूव हुआ फॉर रिजोल्विंग डिस्प्यूट इन अ स्पीड ऑफ कॉन्सिलेशन आउटसाइड द कोर्ट कि उसके बाहर ही डिस्कस कर पा रहे हैं और इफेक्टिव ही निकल के आ रहा है। हाउएवर इन द मेजर ड्रॉबैक है इन द एग्जिस्टिंग स्कीम ऑर्गेनाइजेशन जो लोक एक्ट का अंडर द सेड एक्ट वो है कि जो सिस्टम है लोक अदालत का इज मेनली बेस है कॉम्प्रोमाइज़ के ऊपर सेटलमेंट पार्टीज़ के बीच में। अगर पार्टीज़ सहमत नहीं होती जो कॉम्प्रोमाइज़ और सेटलमेंट में तो केस अदर रिटर्न हो जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में, और जो पार्टीज़ हों उनको एडवाइस किया जाता है कि वो कोर्ट से न्याय
ले लें तो ये इसका ड्रॉबैक है। और इन दिस कोज अननेसेसरी डिले इन द डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस। और अगर लोक अदालत को दे दी जाए पावर की डिसाइड कर सकें केस मेरिट के बेसिस पे, इन केस पार्टीज फेल टू अराइव एट एनी कंप्रोमाइज और कंपनसेशन और सेटलमेंट, तो ये प्रॉब्लम भी टैकल हो जाएगी कि अगर लोक अदालत को भी पावर दी जाए कि टू डिसाइड द केसेस ऑन मेरिट्स इन केसेस जिसमें पार्टीज किसी भी कॉम्प्रोमाइज और सेटलमेंट पे नहीं आ पाती, तो ये जो प्रॉब्लम, इसका जो ड्रॉबैक है वो भी सोल्व हो जाएगा। फर्दर जो केसेस हैं विच अराइज इन रिलेशन टू द जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं, सच एज जो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड है, दिल्ली विद्युत बोर्ड है, नीडेड टू बी सेटल्ड अर्जेंटली, जिससे पीपल को जल्दी जस्टिस मिल सके बिना ही डिले के, इवन एट प्री लिटिगेशन स्टेज पे ही, कि कोर्ट के सामने रखे बिना ही। थर्स जो मोस्ट ऑफ द पीटी केसेस हैं विच ought नॉट टू बी गो इन अ रेगुलर कोर्ट वुड बी सेटल एट प्री लिटिगेशन स्टेज इटसेल्फ, वुड रिजल्ट इन अ रिडक्शन वर्कलोड में रेगुलर कोर्ट का। और फिफ्थ है कि इट इज़ देयर फॉर प्रपोज किया गया कि जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट था हमारा 1987 को, उसको अमेंड किया गया और एक सेटअप की गई परमानेंट लोक अदालत फॉर प्रोवाइडिंग कंपलसरी और लिटिगेशन मैकेनिज्म फॉर कंसोलेशन और सेटलमेंट केसेस। पर आप ध्यान रखेंगे इट्स ओनली रिलेटेड टू पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, जो ऊपर बताई गई हैं आपको भी। उसकी फीचर देख लेते हैं कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द न्यू इंस्टीट्यूशन ऑफ परमानेंट लोक अदालत आर एज फॉलोज। तो फर्स्ट है कि जो परमानेंट लोक अदालत है वो कॉन्स्टिट्यूट होती है चेयरमैन, वो जो हु हैज़ बीन डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, और जुडिशियल ऑफिस में होना चाहिए जो हायर इन रैंक देन द डिस्ट्रिक्ट जज। और जो दो अदर पर्सन होते हैं हैविंग एन एडवोकेट एक्सपीरियंस पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के अंदर। तो क्लियर हो गया आपको। सेकेंड है जो परमानेंट लोक अदालत होती हैं शेल एक्सरसाइज करेंगे जुडिक्शन इन रेस्पेक्ट टू वन और मोर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस सच एज जो ट्रांसपोर्ट सर्विस है पैसेंजर की, गुड्स बाय एयर, रोड्स और वाटर, पोस्टल, टेलीग्राफ, टेलीफोन सर्विस, सप्लाई पावर की, लाइट्स की और वाटर की टू द पब्लिक बाय एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनी, और पब्लिक कन्वर्जरी और सैनिटेशन सर्विसेज, हॉस्पिटल, इंश्योरेंस सर्विस, ये सभी। द पिक्यूनरी जुडिक्शन जो परमानेंट लोक अदालत का शैल बी अप टू ₹10 लाख। जो पहले पैसे से रिलेटेड जो भी मैटर होते हैं डेट इज़ पिक्यूनरी जुडिक्शन जो होते हैं वो केवल 10 लाख तक ही ये देख सकते हैं। हावेवर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इंक्रीज़ कर सकती है कि ये भी जो स्टेट पिक्यूनरी जुडिक्शन है टाइम टू टाइम, तो आप ध्यान रखेंगे कि ये पावर किसके पास है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। वेरी इंपॉर्टेंट, तो हाईलाइट कर सकते हैं आप अपनी बुक में कि जो इसका इंक्रीज़ करने का। और जो परमानेंट लोक अदालत होती है शेल हैव नॉट जुडिक्शन इन रिस्पेक्ट टू एनी मैटर जो रिलेटिंग टू एन ऑफेंस नॉट कंपाउंडेबल अंडर एनी लॉ। जो ही ऊपर भी था लोक अदालत के अंदर सिंपल में कि जो किसी भी लॉ के तहत अगर किसी भी ही एक्ट का कोई भी पनिशेबल नहीं है तो वो लोक अदालत या परमानेंट लोक अदालत उसके लिए कोई भी जुडिक्शन नहीं पोजेस करती। फिफ्थ है कि बिफोर द डिस्प्यूट इज़ ब्रॉट बिफोर द कोर्ट, तो जो पार्टीज़ होती हैं टू द डिस्प्यूट उसे एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है टू द परमानेंट लोक अदालत फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। और एप्लीकेशन के बाद आफ्टर एन एप्लीकेशन मेड टू द परमानेंट लोक अदालत नो पार्टी टू दैट एप्लीकेशन शैल इन्वोक जुडिक्शन ऑफ एनी कोर्ट इन द सेम डिस्प्यूट। तो इस सेम डिस्प्यूट के रिगार्डिंग वो किसी कोर्ट में अब उसका जुडिक्शन इवोक नहीं कर सकती। वेरी इंपॉर्टेंट, जब एक बार उन्होंने परमानेंट लोक अदालत में अप्लाई कर दिया है उनमें से किसी भी पार्टी में ने, अगर 2 हैं 3 हैं कितने भी डिस्प्यूट के अंदर हैं। सिक्स्थ है कि वेयर इट अपियर टू द परमानेंट लोक अदालत कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ सेटलमेंट विच में भी एक्सेप्टेबल पार्टीज़ को, तो वो फॉर्मुलेट कर सकती है उन टर्म ऑफ पॉसिबल सेटलमेंट को, कॉम्प्रोमाइज़ को, और सबमिट देम टू द पार्टीज़ फॉर द ऑब्जर्वेशन। एंड इन केस जो पार्टीज़ कोई एग्रीमेंट पर आती हैं तो जो परमानेंट लोक अदालत है वो अपना वोट पास कर देता है इन द टर्म्स देयर ऑफ। और इन केस पार्टीज़ टू द डिस्प्यूट जो किसी भी एग्रीमेंट पे फेल करती हैं तो जो परमानेंट लोक अदालत है शैल डिसाइड द डिस्प्यूट करता है फिर मेरिट बेसिस पे। तो जो एवरी वोट जो परमानेंट लोक अदालत दिया जाता है वो फाइनल होता है और बाइंडिंग होता है सभी पार्टीज़ में एंड शैल बी बाय मेजोरिटी ऑफ पर्सन जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं परमानेंट लोक अदालत। अब फैमिली कोर्ट देख लेते हैं कि जो फैमिली कोर्ट है 1984 की वो इनेक्ट की जाती है टू प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फैमिली कोड विद अ व्यू की प्रमोट किया जा सके कि बातचीत करके कंसोलिडेशन और सिक्योर करे स्पीडी सेटलमेंट डिस्प्यूट रिगार्डिंग टू फैमिली और मैरिज अफेयर्स। रीजंस क्या है सेटअप करने का कि सेवरल एसोसिएशन जो वुमेन का और अदर ऑर्गेनाइजेशन का और इंडिविजुअल का वो टाइम टू टाइम अर्ज कर रहा था कि फैमिली कोर्ट्स को सेटअप किया जा सके फॉर द सेटलमेंट ऑफ फैमिली डिस्प्यूट
which emphasize should be laid on conciliation or achieving socially desirable result and adherence to rigid rules of procedure और evidences जिन्हें एलिमिनेट किया जाना चाहिए। वही बेसिकली आपको स्पीडी जो है डिसीजन मिल जाना चाहिए रिगार्डिंग द फैमिली एंड मैरिज अफेयर्स। और जो लॉ कमीशन थी हमारी 59th 1974 की, उसने स्ट्रेस दिया था डीलिंग विद द डिस्प्यूट कंसर्निंग द फैमिली कोर्ट और टू अबाउट अडोप्ट करनी चाहिए कोर्ट को एक अप्रोच रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम द जो ऑर्डिनरी सिविल प्रोसीजर में जो अडोप्ट की जा रही है। तो जो हमारे लॉ कमीशन है उसकी जो रिपोर्ट थी उसने 59 उसने बोला है कि जो कोर्ट्स है उसको एक डिफरेंट अप्रोच लेनी चाहिए इन डीलिंग विद द डिस्प्यूट रिगार्डिंग टू द फैमिली, जो वो ऑर्डिनरी प्रोसीजर में लेती है उससे अलग। एंड इट शुड बी मेक रीजनेबल एफर्ट जो सेटलमेंट करनी चाहिए डिस्प्यूट को बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल, कि ट्रायल से पहले ही इस डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए भी एफर्ट्स पूरे ही करने चाहिए। और जो कोड है सिविल प्रोसीजर का वो अमेंड किया गया 1976 के अंदर टू प्रोवाइड फॉर अ स्पेशल प्रोसीजर जो अडॉप्ट करना चाहिए इन सूट और प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू द मैटर जो फैमिली के रिगार्डिंग है। थर्ड है कि हाउएवर नॉट मच यूज हैज़ बीन मेड बाय द कोर्ट इन अडॉप्टिंग दिस कंसिलिएशन प्रोसीजर, जो कोर्ट कंटिन्यू करती थी डील करने में फैमिली डिस्प्यूट्स के अंदर इन द सेम मैनर जो वो सिविल मैटर्स को देखती है, कि जो ऑर्डिनरी मैटर्स को और सिविल मैटर्स को देखती है ऐसे ही वो फैमिली कोर्ट्स के जो मैटर है उन्हें भी देखती रही। कोई भी चेंजेस नहीं लाए गए सिग्निफिकेंटली। और जो नीड है वो देयरफॉर फेल्ट इन द पब्लिक इंटरेस्ट कि जिससे एस्टेब्लिश किया जाए फैमिली कोर्ट जो स्पीडी सेटलमेंट करे। तो ये है इनके रीज़न है कि क्यों इस्टेब्लिश करके दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। पहला कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने मांग की है कि फैमिली कोर्ट को इस्टेब्लिश किया जाए, पहला रीज़न। सेकेंड है कि लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया है। थर्ड है कि जो कोर्ट्स हैं वो ऑर्डिनरी तरीके से ही जो फैमिली के जो अफेयर्स हैं और मैरिज अफेयर्स के जो केसेस हैं उनको डील कर रहा था। तो इसलिए अब नीड है टू सेटअप अ फैमिली कोर्ट टू एस्टैब्लिश अ फैमिली कोर्ट फॉर स्पीडी सेटलमेंट ऑफ फैमिली डिस्प्यूट्स। देयरफॉर जो मेन ऑब्जेक्टिव और रीज़न है फॉर सेटिंग अप ऑफ फैमिली कोर्ट्स वो है टू क्रिएट स्पेशलाइज कोर्ट विच एक्सक्लूसिवली जो डील कर सके फैमिली मैटर पे, so that such a court may have to necessary expertise disposal on two main factor for the establishment of such court। तो इसमें फर्स्ट में दिया हुआ है कि क्रिएट करें कि स्पेशलाइज कोर्ट जो एक्सक्लूसिवली डील करे फैमिली मैटर्स से, सच दैट जो कोर्ट है वो एक्सपर्टाइज हो इन मैटर्स के रिगार्डिंग। और जो इंस्टीट्यूशन है टू इंस्टीट्यूट करे एक मैकेनिज्म फॉर द कंसोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द और रिलेटेड टू द फैमिली। थर्ड है कि इनएक्सपेंसिव रेमेडी प्रोवाइड करे और फ्लेक्सिबिलिटी हो टू हैव फ्लेक्सिबिलिटी और इनफॉर्मल एटमोसफियर इन द कंडक्ट ऑफ इस प्रोसीडिंग। और फीचर्स देख लेते हैं जो सेलियंट फीचर है फैमिली कोड के 1984 के, वो देख लेते हैं। और तो इसमें है हमारे पास फर्स्ट टू प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किससे कंसल्ट करके, हाई कोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, एस्टेब्लिश बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। और ये ऑब्लिगेटरी होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कि वो सेटअप करनी होगी सर फैमिली कोर्ट सभी सिटीज़ के अंदर, टाउन के अंदर जहाँ पे जो पॉपुलेशन है 1 मिलियन मतलब 10 लाख से एक्सीड कर रही है। और ये एनेबल करता है जो स्टेट गवर्नमेंट को कि वो सेटअप करे फैमिली कोर्ट इन अदर एरियाज ऑल्सो अगर उसको लगे नेसेसरी है। फोर्थ है कि इट एक्सक्लूसिवली प्रोवाइड विद इन द जुडिक्शन ऑफ फैमिली कोर्ट कि ये मैटर। तो आप देख सकते हैं 5 है। पहला मैट्रिमोनियल रिलीफ इंक्लूडिंग द अनिलिटी ऑफ मैरिज, जुडिशियल सेपरेशन ऑफ डिवोर्स, रजिस्ट्रीट्यूशन, कॉन्जुगल राइट्स का डिक्लेरेशन एज टू द वैलिडिटी ऑफ मैरिज। तो सभी जो डिस्प्यूट्स हैं रिगार्डिंग द मैरिज मैट्रिमोनियल अफेयर रिलीफ उनके रिगार्डिंग। सेकेंड जो प्रॉपर्टी ऑफ द स्पाउसेस और अदर ऑफ देम उसके रिगार्डिंग, डिक्लेरेशन एज टू द लेजिटिमेसी किसी पर्सन की। और फोर्थ है गार्जियनशिप किसी पर्सन की और कस्टडी माइनर की कि बच्चा किसके पास जाना चाहिए उसके रिगार्डिंग भी फैमिली कोर्ट्स में जाता है। फिफ्थ है कि मेंटेनेंस वाइफ की, चिल्ड्रन की और पेरेंट्स की। तो ये 5 मैटर्स एक्सक्लूसिवली फैमिली कोर्ट देखता है, ध्यान रखेंगे आप। 5वां है ये ऑब्लिगेटरी है ऑन द पार्ट ऑफ द फैमिली कोर्ट की टू एंडियर इन द फर्स्ट स्टेप टू इफेक्ट अ रिकॉन्सिलिएशन और अ सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज टू अ फैमिली डिस्प्यूट। तो ये ऑब्लिगेटरी है फैमिली कोर्ट्स के लिए कि वो कॉन्सिलिएशन बातचीत के थ्रू ही पहले देखेगा कि उनका जो डिस्प्यूट है वो सोल्व हो सके। और ड्यूरिंग दिस स्टेज जो प्रोसीडिंग है वो इनफॉर्मल होती है और रिजिड रूल्स ऑफ द प्रोसीजर वो अप्लाई नहीं होते। तो कि जो कठिन रूल है वो अप्लाई नहीं किए जाते और फ्लेक्सिबल रखी जाती है प्रोसीडिंग जब वो बातचीत से सेटलमेंट के द्वारा। और ये ऑब्लिगेटरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इट प्रोवाइड फॉर द एसोसिएशन, सोशल वेलफेयर एजेंसीज का, काउंसिलर्स का एक्सेट्रा ड्यूरिंग काउंसिलेशन स्टेज सिक्योर करती है।
ऑल्सो टू सिक्योर द सर्विस ऑफ मेडिकल और सर्विस और वेलफेयर एक्सपर्ट्स का। सेवेंथ है कि इट प्रोवाइड दैट योर पार्टीज एंड डिस्प्यूट्स में बिफोर अ फैमिली कोर्ट शैल नॉट बी एंटाइटल्ड एज ऑफ द राइट टू बी रिप्रेजेंटेड बाय द लीगल प्रैक्टिशनर। हाउएवर जो कोर्ट में इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस वो लीगल एक्सपर्ट से असिस्टेंट ले सकती है एज एमिकस क्यूरिया। एट्थ है कि ये सिंप्लीफाई करता है रूल ऑफ एविडेंस प्रोसीजर को सो एज टू एनेबल अ फैमिली कोर्ट जो डील कर सके इफेक्टिवली डिस्प्यूट से डायरेक्टली अंडरस्टूबल हुआ है। नाइन्थ क्या है कि प्रोवाइड करती है फॉर ओनली वन राइट ऑफ अपील वी शेल लाई टू द हाई कोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ग्राम न्यायालय देख लेते हैं कि ग्राम न्यायालय जो एक्ट है 2008 का हैज़ बीन इनेक्टेड कि वो प्रोवाइड कर सके फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ ग्राम न्यायालय एट द ग्रास रूट लेवल फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द जस्टिस टू द सिटीजन्स एट देयर डोर स्टेप्स और इंश्योर कर सके अपॉर्चुनिटीज़ जिससे जस्टिस सिक्योर किया जा सके और फॉर सिक्योरिंग जस्टिस आर नॉट डिनाइड टू एनी सिटीजन ड्यू टू सोशल और इकोनॉमिक डिसेबिलिटी की किसी भी कारण किसी भी कमी के कारण उन्हें जस्टिस ना मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। और रीज़न देख लेते हैं इसका एस्टेब्लिशमेंट का कि एक्सेस टू जस्टिस बाय द पुअर डिसएडवांटेज रिमेन अ वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम डिस्पाइट जो डाइवर्स अप्रोचेज और स्ट्रेटजीज अपनाई गई फॉर्मुलेट की गई। और अवर कंट्रीज़ के हमारी कंट्री के अंदर आर्टिकल 39A है हमारे DPSP का, वो कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्ट करता है स्टेट को कि सिक्योर करे ऑपरेशन लीगल सर्विस का तो जो प्रमोट करे जस्टिस को ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड शैल प्रोवाइड फिगर लीगल एड टू इंश्योर दैट जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं फॉर सिक्योरिंग जस्टिस वो डिनाइड नहीं किए जा सके किसी भी सिटीजन को किस रीज़न पे कि वो इकोनॉमिकली और अदर सोशली वो डिसेबल है। और रिसेंट पार्ट में गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं जिससे जुडिशियल सिस्टम स्ट्रेंथ हो सके और इंटरलिया बाय सिंप्लीफाई किया है जो जुडिशियल प्रोसेस को लॉज को अंडर इनसाइड के अंदर इनकॉर्पोरेट करें वेरियस ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म सच एज आर्बिट्रेशन कंसोलिडेशन मतलब बातचीत से मेडिटेशन से बातचीत करना और लोक अदालत का कंडक्ट करना। दीज मेजर्स आर रिक्वायर्ड जिससे ये स्ट्रेंथन हो सके जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है। जो लॉ कमीशन है हमारी वो उसने 114 रिपोर्ट में तो पहले आप याद रखेंगे जो 59 थी उसने फैमिली कोर्ट को रिकमेंड किया था और 114 ने रिकमेंड किया ग्राम न्यायालय सजेस्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ये ग्राम न्यायालय सो डैट जो स्पीडी इनएक्सपेंसिव और सस्टेनेबल जस्टिस है वो प्रोवाइड किया जा सके कॉमन मैन को। जो ग्राम न्यायालय एक्ट है 2008 का ब्रॉडली बेस है रिकमेंडेशन लॉ कमीशन की, तो ये रीजन से ध्यान रखेंगे आप। फोर्थ है कि जो जस्टिस है पुअर को एट द डोर स्टेप वो ड्रीम है पुअर का कि सेटिंग ऑफ ज्ञान जो ग्राम न्यायालय है रूरल एरियाज़ में वुड ब्रिंग टू द पीपल ऑफ रूरल एरियाज स्पीडी अफोर्डेबल और सब्सटेंसिव जस्टिस कि यही है उनको अपने तहसीलदार के पास जाना पड़ता है या उन्हें वहाँ पे कि शहर में आना पड़ता है सिटी के अंदर आना पड़ता है। अब उनको डोर स्टेप पर ही उनके जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सोल्व किए जाएंगे तो उनके लिए एक ये ड्रीम कम ट्रू है। अब जो फीचर्स देख लेते हैं कि साइलेंट फीचर्स क्या हैं इसके कि ग्राम न्यायालय शैल बी ए कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और इसके जो प्रेसिडाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं न्यायाधिकारी शैल बी अपॉइंटेड किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किससे कंसल्ट करके हाई कोर्ट जो हमने फैमिली कोर्ट के अंदर भी देखा था। सेकेंड है इसकी जो ग्राम न्यायालय होते हैं वो एस्टेब्लिश किए जाते हैं फॉर एवरी पंचायत इंटरमीडिएट लेवल पे और अ ग्रुप ऑफ कॉन्टीजेंसी पंचायत इंटरमीडिएट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट के अंदर और जहाँ पे कोई भी पंचायत नहीं है इंटरमीडिएट लेवल पे तो वहाँ पे कि कोई भी ग्रुप मिल के पंचायत का वहाँ पे बना दी जाती है। थर्ड है कि जो न्यायाधिकारीज होते हैं हु विल प्रिसाइड ओवर दिस ग्राम न्यायालय वो स्ट्रिक्टली जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं एंड विल बी ड्रॉइंग द सेम सैलरीज ड्राइविंग द सेम पावर। जो फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट होता है हाई कोर्ट के अंदर वर्क करता है वो ड्राइव करता है वो ड्रॉ करता है सैलरी, वो भी जो न्यायाधिकारी होता है जो प्रिसाइड करता है इन ग्राम न्यायालय को वो करता है। फोर्थ है जो ग्राम न्यायालय होते हैं शेल बी मोबाइल कोर्ट और वेरी इंपॉर्टेंट और शेल एक्सरसाइज द पावर बोथ सिविल और क्रिमिनल कोर्ट। और जो सीट है ग्राम न्यायालय की वो लोकेटेड है एट द हेडक्वार्टर जो इंटरमीडिएट पंचायत का होता है कि जो 3 लेवल हमने पढ़े थे विलेज लेवल पे इंटरमीडिएट लेवल पे और ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो दे विल गो टू द विलेजेस एंड वर्क देयर एंड डिस्पोज ऑफ द केसेस। एंड गाइज इफ़ यू वांट टू रीड द पंचायत चैप्टर तो ऊपर आई बटन है वहाँ से क्लिक करके आप पंचायत को भी कंप्लीट कर सकते हैं अपना। और हमने पूरी ही लक्ष्मीकांत के 80 चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन आपको दी है विद इन 100 वीडियोस, तो आप जल्द से जल्द अपनी पूरी लक्ष्मीकांत कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं 1.5x में कर सकते हैं जिसने ऑलरेडी कंप्लीट की हुई है।
और ग्राम न्यायालय हैं शुड ट्राई क्रिमिनल केसेस, सिविल सूट्स और क्रिमिनल्स डिस्प्यूट जो स्पेसिफाइड किए हैं फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल में एक्ट के, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो सेंट्रल लेवल जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो गिवन उसके पास पावर है कि वो अमेंड कर सकता है फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल एक्ट के। तो आप ध्यान रखेंगे ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल नहीं है, ये एक्ट के जो शेड्यूल्स हैं वो हैं एज पर देयर रेस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। तो दीजिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इनको अमेंड कर सकती है। जो ग्राम न्यायालय रहते हैं वो शेल फॉलो समरी प्रोसीजर इन क्रिमिनल ट्रायल। जो ग्राम न्यायालय होते हैं वो एक्सरसाइज करेंगे पावर ऑफ सिविल कोड विद सर्टेन मॉडिफिकेशन एंड शेल फॉलो द स्पेशल प्रोसीजर एज प्रोवाइडेड इन द एक्ट। और जो ग्राम न्यायालय होते हैं शेल ट्राई टू सेटल द डिस्प्यूट एज फार एज पॉसिबल बाय ब्रिंगिंग अबाउट कॉन्सुलेशन बिटवीन पार्टीज फॉर दिस पर्पज। तो इट शेल मेक यूज ऑफ द काउंसिलेटर टू बी अपॉइंटेड फॉर दिस पर्पज। 11th है कि जो जजमेंट है और अदर ऑर्डर जो ग्राम न्यायालय द्वारा पास किया जाता है उसे डिग्री कंसिडर किया जाएगा, जो मैं आपको बताया था द समरी ऑफ द जजमेंट। एंड टू अवॉइड डिले इन द एग्जीक्यूशन ग्राम न्यायालय शेल फॉलो समरी प्रोसीजर फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। तो वही बात आ गई है, ग्राम न्यायालय जो है वो बाउंड नहीं है बाय द रूल ऑफ एविडेंस जो प्रोवाइड किए गए हैं इन द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का, बट शेल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, वेरी इंपॉर्टेंट, वन सब्जेक्ट टू द एनी लॉ जो हाई कोर्ट द्वारा बनाया गया है। अब इसका 13 देख लेते हैं कि अपील जो होते हैं क्रिमिनल केसेस में वो शेल लाई टू द कोर्ट ऑफ सेशन वी शेल बी हियर डिस्पोज विद इन द पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सच अपील। तो जो क्रिमिनल केसेस के अंदर जो भी कोर्ट्स ऑफ सेशन में जो भी अपील की जाती हैं वो विद इन 6 months उसका जो हियरिंग होना चाहिए और उसको डिस्पोज भी हो जानी चाहिए फ्रॉम द डेट जिस दिन वो फाइल की गई थी, वेरी इंपॉर्टेंट। और अपील है जो सिविल केसेस में शेल लाई टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो आपने देख लिया सेशन कोर्ट के सामने और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने। तो विच शेल बी हेयर और डिस्प्यूट ये भी 6 महीने के अंदर ही सोल्व हो जानी चाहिए। और जो पर्सन है एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस है मे फाइल एन एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग। जो एक्यूज पर्सन है वो भी अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है बार्गेन करने के लिए। अब एस्टेब्लिशमेंट देख लेते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है टू मीट द नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ग्राम न्यायालय का सब्जेक्ट टू सीलिंग ऑफ 18 lakhs आउट ऑफ 10 lakh वो कंस्ट्रक्शन के लिए दिए गए हैं कोर्ट के, और 5 लाख व्हीकल के लिए और 3 लाख फॉर द ऑफिस इक्विपमेंट। और 5,000 से भी ज़्यादा ग्राम न्यायालय जो हैं एक्सपेक्टेड है सेटअप होंगी अंडर द एक्ट बाय द सिविल या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो प्रोवाइड करेगी 1400 करोड़ रुपये बाय द वे ऑफ असिस्टेंट थ्रू द कंसर्न स्टेट और यूटीज़। और अंडर द ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 का इट इज़ फॉर द स्टेट गवर्नमेंट कि वो एस्टेब्लिश करें ग्राम न्यायालय in consultation with the respective high courts. A majority of states have now set up a regular court as taluka level. Further, जो reluctance of police officials and other state functionaries to invoke jurisdiction of ग्राम न्यायालय's lukewarm response of the bar, non availability notaries की और stamps की जो प्रॉब्लम है इनक्रोमेंट की। तो इसमें बेसिकली ये दिया है कि जो मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स होती हैं उन्होंने अपनी रेगुलर कोर्ट्स एस्टेब्लिश कर दिए हैं तालुका लेवल पे। फर्दर जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं जो रिलेक्टेंस है और अदर स्टेट फंक्शनरीज का जो जुरिडिक्शन है रिवोक करते हैं ग्राम न्यायालय का, और बार करते हैं नॉन अवेलेबिलिटी नोटरीज की। प्रॉब्लम ऑफ कॉन्करेंट जुरिडिक्शन ऑफ रेगुलर कोर्ट और अदर इशूज जो इंडिकेट किए गए हैं स्टेट के द्वारा जो ग्राम न्यायालय के ऑपरेशन करने में रास्ते में आ रहे हैं कि बेसिकली कि कोई भी पुलिस ऑफिशियल से है कि वो उनका डिसीजन अगर मानता है नहीं मानता, तो ये सब जो डिस्प्यूट्स होते हैं इनके रिगार्डिंग ये भी रास्ते में आते हैं। तो ये बेसिकली कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इशू है जो इफेक्ट कर रहा है ऑपरेशन ऑफ ग्राम न्यायालय वो डिस्कस किया गया इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा इन अप्रैल 2013। वो डिसाइड किया है कॉन्फ्रेंस के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट हो वो डिसाइड करेगी ऑन द क्वेश्चन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ग्राम न्यायालय का, जहाँ पे भी फिजिबल होगा, टेकिंग इन टू अकाउंट लोकल जो प्रॉब्लम्स है। और जो फोकस है वो सेटिंग ऑफ द ग्राम न्यायालय इन द तालुकाज वर रेगुलर कोर्ट्स हैज़ बीन नोट टेकन। अब जो फोकस है सेटिंग का ग्राम न्यायालय उसका इन द तालुकाज एज अ रेगुलर कोर्ट हैव नॉट बीन सेटअप, कि वो अब तक सेटअप नहीं हुआ है। और जो 20th अमेंडमेंट है 1966 का उसने नया आर्टिकल ऐड किया 233A विच रेस्ट्रोस्पेक्टिवली वैलिडेटेड द अपॉइंटमेंट ऑफ सर्टेन डिस्ट्रिक्ट जजेस एज वेल एज जजेस डिलीवर्ड जो जजमेंट उनके द्वारा डिलीवर किए गए हैं। तो ध्यान रखेंगे आप। तो गाइज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट